EISIT ऑडिट में भी, अरे यार shit। बट क्या EISIT के बिना आप मुझे देख सकते या फिर मैं आपको पढ़ा सकता? नो। तो ऑडिट भी कैसे बिना EISIT के हो सकता है? ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे करेंगे, वो हम इस चैप्टर 6 में कवर अप करेंगे, राइट? क्योंकि अकाउंटिंग भी अब मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ही करते हैं, तो ऑडिट भी उसी में करना रहेगा। इवन ऑडिट के लिए भी वेरियस टूल्स अवेलेबल है थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसे भी हमें कंसिडर करना रहेगा, राइट? काफी सिंपल छोटा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, इजीली समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। इस चैप्टर में से जनरली 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली 3 या 4 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो आता ही है, बट करेक्ट इनकरेक्ट में भी कई बार पूछ लेते हैं, राइट? और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, बट वी नेवर नो कि क्या पूछेंगे उसमें, राइट? तो ये 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जनरली आता है। सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं, चल। और इसे स्टार्ट करने से पहले आई एडवाइस कि आप चैप्टर 4 के जो 2 पार्ट्स हमने जो प्रीवियसली पढ़ा था, राइट, वो आपने अगर नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाके आप देख लीजिए, राइट? क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी लिंक ऊपर दी गई है, राइट? उसको समझने के बाद ये समझना काफी इजी रहेगा। और इवन हम जो चैप्टर 4 का एक पार्ट हमने बाकी रखा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, वो भी हम इसके साथ कवर अप करेंगे ये चैप्टर 6 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो किसी काम का नहीं है, फालतू है। फिर है व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जहां पर अकाउंटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उस एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे करेंगे वो यहां पर समझना है। ये भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी आप इग्नोर कर सकते हैं। 6.3 पर जो की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। Fundamental principles of an automated environment is the ability to carry out business with less manual intervention and more system driven. जनरली अब बिजनेस वगैरह है वो किस तरह से चल रहा है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पर मैन्युअल इंटरवेंशन से ज्यादा क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डिपेंडेबिलिटी ज्यादा होगी। ज्यादातर ऑपरेशंस वगैरह है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से गवर्न होंगे। The complexity of a business environment depends on the level of automation. That is, if a business environment is more automated, it is likely to be more complex. तो क्या कंसिडर किया जाता है कि बिजनेस ऑपरेशंस में जितना ऑटोमेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि वो हमें समझने पड़ेंगे, उसकी सिस्टम कैसी है, उसमें कैसे कंट्रोल से वो सारी चीजें हमें कवर अप करनी रहेगी, इसीलिए वो ऑडिट के लिए कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। ये एक बार करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा हुआ है। चलिए उसके की फीचर्स देखते हैं। एनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस फास्ट, फटाफट हो जाएंगे, राइट? एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, एक्यूरेट डेटा प्रोसेस और कंप्यूट होगा। ये सारी चीजें हमें पता है क्योंकि हम भी ऑटोमेशन, आईटी, ईएस वगैरह का यूज तो करते ही है, मोबाइल फोन तो सभी के पास है ही अब, तो वो आपको पता ही है। देन एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितना भी ट्रांजैक्शन डेटा हो वो फटाफट और टाइमली एक्यूरेटली प्रोसेस कर देगा, जो मैन्युअली पॉसिबल नहीं था, फिजिकली पॉसिबल नहीं था, वो सारी चीजें ऑटोमेशन से पॉसिबल है। इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस है उनके बीच इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा, वेरियस ऑपरेशंस इजीली कर पाएंगे। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स और सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन इंटरवेंशन ही कम हो जाएगा तो ह्यूमन एरर्स भी कम हो जाएगी, उसका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट मिल जाएगी, रियल टाइम मिल जाएगी। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, कनेक्शन, नेटवर्क कहीं भी कभी भी आप जुड़ सकते हैं, राइट? तो ये फीचर्स है, ये डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, काफी सिंपल। If a company uses an integrated enterprise resource planning system with SAP, Oracle, etc., then it is considered more complex to audit. SAP, Oracle जैसे customized या फिर integrated और ERPs वगैरह यूज करते हैं तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सभी ऑडिटर या उनके स्टाफ मेंबर्स को नहीं पता होता है उनके बारे में, उसकी टेक्निकलिटीज होती है, इवन क्वांटम भी बहुत ज्यादा होता है, उसमें फीचर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट वो सभी को यूज करना ना ऐसा हो सकता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स टू द ऑडिट माना जाएगा। On the other hand, if a company is using off-the-shelf accounting software, off-the-shelf मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल रहता है, लाइक टेली, ERP वगैरह,
then it is likely to be less automated and hence less complex environment. वो less automated होता है क्योंकि वो सभी के लिए in general कोई भी यूज कर सकता है, जबकि ERPs वगैरह अगर कस्टमाइज्ड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जबकि ऑफ द सेल्फ रेडीमेड सॉफ्टवेयर होंगे वो कंपैरेटिवली इजी टू यूज होंगे और इवन उनके बारे में सभी को पता होगा। इवन ICI भी आपको ट्रेनिंग देता है, जो IT की ट्रेनिंग रहती है आफ्टर इंटर एंड फाइनल के बीच में जो रहती है, तो उसमें भी टेली वगैरह सिखाया जाता है, राइट? तो वो कंपैरेटिवली इजी रहता है, राइट? ये भी May 23 में करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा हुआ है, ये फिर एग्जांपल कुछ काम का नहीं है, फालतू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन रिलेवेंस ऑफ IT इन एन ऑडिट। ऑडिट में रिलेवेंस क्या है IT का वो समझते हैं। When a business operations in a more automated environment, it is likely that we will see several business functions and activities happening within the system. Right? Generally business operate करता है वो automated environment में करता है, तो उसमें ज्यादातर चीजें, ज्यादातर एक्टिविटीज, फंक्शंस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही होते होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इंस्टेड ऑफ, कौन से एस्पेक्ट्स कवर अप करनी है वो यहाँ पर दिया गया है। Computation and calculations are automatically carried out, for example bank interest computation and inventory valuation. जो calculations है, computations है, वो automatically हो जाएंगे, right? उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। interest calculations है, depreciation हो सकता है, inventory valuation है, वो अपने आप हो जाएगा, right? उसके लिए relevant data कहाँ से आएगा और formula setup करनी रहेगी, वो फिर अपने आप calculate computation करेगा। Accounting entries are posted automatically, for example sub ledger to GL posting are automatic. कुछ पोस्टिंग वगैरह भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, लाइक जर्नल एंट्रीज पास करनी रहेगी, पर उसके बाद लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होना, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है। इवन सेल्स का इनवॉइस बनाया तो वो सेल्स की एंट्री भी अपने आप हो जाएगी, सिर्फ इनवॉइस के लिए डेटा पुट करना रहेगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन से पॉसिबल है। बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर जर्नल अप्रूवल्स, कस्टमर क्रेडिट लिमिट चेक एंड आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली। कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स है वो भी ऑटोमेशन से काफी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की क्रेडिट लिमिट चेक करनी है तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, उस हिसाब से क्रेडिट लिमिट आ जाएगी कि कितनी रखनी चाहिए, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, पॉलिसी प्रोसीजर के हिसाब से जो सेट किया है उसी तरीके से मिलेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल है कि जर्नल एंट्री को कौन अप्रूव करेगा, उनकी अप्रूवल के बिना जर्नल एंट्री आगे पास नहीं होगी, आके उसकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी ऑटोमेशन से पॉसिबल है। देन रिपोर्ट्स यूज्ड इन बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिस्टम्स, मैनेजमेंट एंड अदर स्टेकहोल्डर्स रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल डेटा सेजिंग रिपोर्ट। जनरली मैनेजमेंट है, यूजर से, स्टेक होल्डर से, वो सिस्टम में से जनरेटेड रिपोर्ट है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। उनको जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में वो मिल सकती है। लाइक डेटा सेजिंग रिपोर्ट, कितने टाइम से डेटा के पास से रिसीवेबल है वो इजीली मिल जाएगा। User access and security are controlled by assigning system roles to users. For example, segregation of duties can be enforced effectively. जो यूजर एक्सेस सिक्योरिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो डिपार्टमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से उन्हें राइट मिलेगा, उन्हीं हिसाब से उनको एक्सेस वगैरह मिलेगा, तो वो बेनिफिट मिल जाएगा। एस्पेक्ट रहेगी, कवर अप करेगी ऑटोमेशन से। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी पॉसिबल हो पाएगा। अगर मेरा काम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करना है तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास कर पाऊंगा, उसका अप्रूवल है वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इवन एडिट भी नहीं पॉसिबल होगा, अगर मेरे पास राइट नहीं है तो मैं एडिट भी नहीं कर पाऊंगा। तो एटलीस्ट सब कुछ ट्रैक रहेगा, हायर अथॉरिटी को सब कुछ पता रहेगा, राइट? ये कंट्रोल्स मेंटेन हो पाएंगे। ये एस्पेक्ट्स जो है, ये 5 पॉइंट्स, राइट? ये 2 बार पूछे गए हैं एग्जाम में, सिंपल है, राइट? चलिए। Then companies derive benefit from the use of IT system as an enabler to support various business operations and activities. Auditors need to understand the relevance of this IT system to an audit of financial statement. अब बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेशंस है वो IT थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम से होता है, राइट? तो ऑडिटर को जितना रिलेवेंट लग रहा है फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उतनी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें समझनी रहेगी, राइट? सारी ही इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी वो सारी चीजें हम कवर अप करेंगे अपने ऑडिट के लिए। While it is true that the use of IT systems and automation benefit the business by making operations more accurate, reliable, effective, and efficient, such systems also introduce certain new risks, including IT-specific risks, which need to be considered, assessed, and addressed by management. IT से बहुत सारी हेल्प हो सकती है, हमें जो डेटा मिलेगा वो एक्यूरेट, रिलायबल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होगा, बट उसके साथ रिस्क भी आएगा, राइट? रिस्क तो आपको पता ही हो, राइट? वायरस वगैरह हो सकते हैं, डेटा अपडेट नहीं हुआ मींस
सिस्टम अपडेट नहीं हुई तो प्रॉब्लम, इवन कंट्रोल से फिर भी लोग सरकमवेंट कर सकते हैं, राइट। वो हमने चैप्टर 4 में आईटी रिलेटेड रिस्क देखा था। इवन ये चैप्टर 6 में भी वही टॉपिक फिर से कवर अप होगा, आगे हम फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। तो बेनिफिट है तो उसके साथ रिस्क भी रहेंगे, तो वो रिस्क को भी हमें हो सके उतना एड्रेस करना है, उसको भी कंसिडर करके हम उस सिस्टम को समझेंगे कि यहाँ पर क्या रिस्क हो सकते हैं जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लीड करे, राइट। To the extent that it is relevant to an audit of financial statements, even auditors are required to understand, assess and respond to such risks that arise from the use of IT system, right? जो हमने अभी डिस्कस किया, इसीलिए ऐसा 315 है। तो ऐसा 315 में हम जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, तब हमें आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी कंसिडर करना रहेगा। In an audit of financial statements, the primary focus is around those risks that are relevant to financial reporting. However, there could be other non-audit assurance engagements that auditors may be involved, wherein the area of focus could include those IT risks relevant to company's compliance and business operations in addition to financial reporting risk. जब हम नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं तब हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेवेंट जो भी रिस्क हो सकते हैं, उनके ऑडिट को जो भी अफेक्ट करेगा वो सारी चीजें हमारे लिए रिलेवेंट होती है। बट अगर अदर देन नॉन ऑडिट कंप्लायंसेस एंड नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट्स है, लाइक इंटरनल ऑडिट हो गया, कोई सिस्टम डेवलपमेंट या फिर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे हम कोई ऑडिट रिव्यू कर रहे हैं, राइट, और कोई भी टाइप का ऑडिट हो गया जिसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन नहीं देना है बट उनके इंटरनल कंट्रोल या उनके सिस्टम वगैरह पे फोकस करना है, तब हमारे लिए अदर देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेवेंट पॉइंट्स जो दूसरे ऑपरेशंस रिलेटेड होंगे, कंप्लायंस रिलेटेड होंगे, वो सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, राइट। यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर इंटरनल ऑडिट्स, आईटी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हमने चैप्टर 4 के पार्ट 1 में कवर अप किया है, वो आपको पता है। आईटी ऑडिट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ही ऑडिट किया जाता है, स्पेसिफिकली ये आईटी है, आईटी ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बराबर है या नहीं वो चेक की जाती है। प्री इंप्लीमेंटेशन रिव्यूज, कोई भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले चेक किया जाएगा कि वो सिस्टम बराबर है या नहीं। डेटा माइग्रेशन ऑडिट्स, डेटा माइग्रेशन ऑडिट्स में मतलब जो पुराने सिस्टम में जो डेटा था उसमें से नई सिस्टम में डेटा माइग्रेट करवाया जाएगा, तो उसे डेटा माइग्रेशन उसका भी ऑडिट हो सकता है कि वो पूरा डेटा अच्छे से माइग्रेट हो गया है या नहीं। ये जनरली अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हमें एप्लीकेबल होगा, या फिर हमने फिजिकल में से हम सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए भी डेटा माइग्रेशन चीज आएगी। देन थर्ड पार्टी एश्योरेंस, किसी थर्ड पार्टी ने भी हमें स्पेसिफिकली कोई एक पर्पस के लिए, कोई एक स्पेसिफाइड स्कोप के लिए ऑडिट करवाने के लिए बोला है, तो उसमें भी आईटी के जो अदर पार्ट्स अदर देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिलेटेड, राइट, उसको भी कवर अप कर सकते हैं। ये जो हमने अभी पढ़े ये सारे पैराग्राफ में से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन with the introduction of the Companies Act 2013 there is a greater emphasis given to internal financial control from a regulatory point of view. Internal financial control क्या है वो सारी चीजें हम कवर अप करेंगे इस चैप्टर में भी, और चैप्टर 4 का भी जो पेंडिंग पार्ट है वो भी हम इसमें कवर अप करेंगे। ये अभी पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। Given below are some situations in which IT will be relevant to an audit. कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पर IT will be relevant? Increased use of system and application software in business, for example use of ERPs. Business में बहुत सारी system और applications का use होता है, right? Complexity of transaction has increased, multiple system, network of system. कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है, बहुत सारी सिस्टम का इंटीग्रेशन है, बहुत सारी सिस्टम्स एक साथ चलती है, नेटवर्क कहीं भी ग्लोबली आप कहीं से भी ऑर्डर्स ले सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो सिस्टम के ट्रांजैक्शन सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, टेलीकॉम ई कॉमर्स जैसे जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, राइट, तो ऐसे बिजनेस के लिए भी हमारे लिए आईटी रिलेवेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हाई, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे टिकटिंग। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ही बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आईटी। कंपनी पॉलिसी कंप्लायंस, अगर वो कंपनी की कोई पॉलिसी है उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं वो हमें चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल्स एज ए पार्ट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013, आईएफसी, आईटी एक्ट 2008। अब एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ही हो जाती है कि आप आईटी को चेक करो, लाइक कंपनीज एक्ट के हिसाब से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक करने हैं, आईटी एक्ट 2008 भी एप्लीकेबल होगा तो उसके हिसाब से हमें कंसीडर करना रहेगा। रिक्वायर्ड बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट, वेरियस स्टैंडर्ड्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए उनके पीछे आपको नाम मिल जाएंगे, राइट। ये अभी आपके लिए समझना या याद रखना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, और उससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सारे रिलेवेंट है, तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए, in some of the above situation it is likely that carrying out audit using traditional substantive audit procedure may be difficult or even not feasible if the company prepares records and conducts majority of business activities through IT system only। अब ट्रेडिशनली ऑडिट नहीं कर सकते कि चलो हम सब कुछ फिजिकली चेक करें, आपको ऑटोमेशन पर डिपेंडेबल होना ही होगा, तो ही आप ऑडिट कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस खुद अपना अकाउंटिंग है वो सिस्टम में कर रहा है, तो बिना सिस्टम के आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे, राइट। On the other hand, many companies may use less complex IT systems, including desktop-based accounting or spreadsheets. In such a situations, the relevance of IT to an audit could be less. However, the auditor is still required to carry out at least an understanding the IT environment of the company and document the same. कई बार हो सकता है कि बिजनेस खुद लेस IT डिपेंडेंट हो, राइट, वो स्प्रेडशीट डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग करता हो, तो वहां पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी, बट उसमें कंट्रोल्स भी कम रहेंगे, राइट, उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है, राइट। तो हमें जो भी सिस्टम है जहां पर जिस तरह से आईटी का यूज हो रहा है एटलीस्ट उसे समझना है और उसे डॉक्यूमेंट करना रहेगा। Another area where IT can be relevant to audit by using data analytics, using computer assisted audit techniques, CATs। अब जनरली ऑडिट करते हैं तो डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज किया जाता है, वो स्प्रेडशीट भी हो सकती है और वेरियस सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। आइडिया करके एक सॉफ्टवेयर है जो ऑडिट के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का भी यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। By using data analytics, it is possible to improve the effectiveness and efficiency of an audit. We will learn from data analytics later on. From the above, we can see how IT is relevant to an audit under different situations with the audit, non-audit and meeting regulatory compliance requirements. ठीक है, right? ये आप पैराग्राफ इग्नोर कर सकते हैं। Then risks and control in an audit in an automated environment. And automated environment में कौन सा रिस्क हो सकता है और कंट्रोल्स क्या क्या रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो हमें जो ऑडिटेड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उनको समझना रहेगा, उसे डॉक्यूमेंट करना रहेगा एज पर ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होगी उसी में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझेंगे, उसी के बारे में यहाँ पर है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न दैट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग आईटी एज पर एस 3.5। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट involves understanding how IT department is organized, IT activities and IT dependencies, relevant risks and controls, right? IT कौन से IT relevant है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक्टिविटीज क्या होती है, कंट्रोल्स क्या है, कितने डिपेंडेंसीज है और कितने रिस्क हो सकते हैं वो समझना रहेगा। उसके लिए हमें कुछ चीजें दी गई है कि एटलीस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन लेनी रहेगी फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम एंड व्हाट दे आर, कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमें लिस्ट डाउन करना है, समझना रहेगा, राइट। देयर पर्पस क्या है, पर्पस फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, हमारे लिए कौन सा रिलेवेंट होगी, फाइनेंशियल, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रिलेवेंट होगी। लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकल वर्सेस ग्लोबल, लोकल ही है या फिर ग्लोबल सिस्टम है। आर्किटेक्चर, डेस्कटॉप बेस्ड, क्लाइंट सर्वर, वेब एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड। डेस्कटॉप बेस्ड होगा तो वो सिर्फ एक ही डेस्कटॉप पे चलेगा, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल होगा तो उसमें एक सर्वर होगा और बाकी सारी जो कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होंगे वो क्लाइंट रहेंगे, तो सब कुछ डेटा सर्वर में सेव रहेगा। देन वेब एप्लीकेशन होगा तो जो गूगल क्रोम वगैरह है तो वेब बेस्ड रहेगा, राइट, उसमें आप वेब पर ही यूज कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाउड बेस्ड होगा तो उसमें सब कुछ क्लाउड में मिल जाएगा, लाइक गूगल ड्राइव है, राइट। तो उस तरह से किस तरह का आर्किटेक्चर है वो समझना रहेगा। देन वर्जन, functions and risk could vary in different versions of same application, right? सभी में अब वर्जन्स आ गए हैं, आप एंड्रॉइड एप्पल जो भी यूज कर रहे हैं, राइट उसमें भी वेरियस वर्जन्स आते हैं, अपडेट आते रहते हैं, राइट। तो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उस हिसाब से रिस्क का फर्क पड़ेगा। इंटरफेसेस विद इन सिस्टम इन केस मल्टीपल सिस्टम एक्सिस्ट, क्या एक सिस्टम का इंटरफेस दूसरे सिस्टम में है या नहीं, राइट वो समझना रहेगा। अगर एक सिस्टम का इंटरफेस दूसरे सिस्टम में है तो वो काफी इजी हो जाता है, चेक करना भी इजी हो जाता है और हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि डेटा बराबर है या नहीं। लाइक आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक का इंटरफेस है, मतलब इंस्टाग्राम में कुछ भी पोस्ट करेंगे तो वो फेसबुक में भी दिखेगा,
राइट, व्हाट्सएप का भी फेसबुक के साथ कनेक्शन है उस तरह से। इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड, जो भी सिस्टम है वो इन हाउस कस्टमाइज की है, बनाई हुई है, या फिर पैकेज्ड प्री पैकेज्ड जो रेडीमेड अवेलेबल है उसे कंसिडर किया है। आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज, आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट है वो आउटसोर्स किया है या फिर इन हाउस पर्सन अवेलेबल है, राइट, वो मेंटेनेंस वगैरह के लिए। की पर्सन, सीआईओ, सीआईएसओ, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, इस तरह के कोई भी पोजीशन हो सकती है, तो वो कौन सा की पर्सन है वो समझना रहेगा, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कंसिडर करनी है, ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसका पूरा ही एग्जाम्पल हमें पीछे दिया हुआ है, वो समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज आईटी एनवायरनमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज पर एसए 230। एसए 230 हमने चैप्टर 3 के पार्ट 2 में कवर अप किया है। यूजिंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और टेम्पलेट, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप किस तरह से पूरा ही डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सी यूज कर रहे हैं, तो एसएपी, उसका वर्जन कौन सा है वो मेंशन किया हुआ है। पर्पस क्या है, अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन। लोकेशन टेक्सास यूएस। आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर, और दूसरी चीज है वो सारी टेक्निकल है, हमें समझनी जरूरी नहीं है। उसका इंटरफेस किसके साथ है, पे मास्टर के साथ। इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड, तो पूरा पैकेज्ड है। आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा है। की पर्संस, सीआईओ, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या हमारे स्कोप में होगा ऑडिट के, यस, क्योंकि एसएपी है वो पूरा ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर है, तो ऑडिट में वो कवर अप होगा। देन पे मास्टर इज गिवन, पे मास्टर इज फॉर द पर्पस ऑफ पेरोल, गोरेगाम इंडिया का है, वेब बेस्ड है, विंडोज में चलेगा, और उसका जो इंटरफेस है वो एसएपी और एसेंट के साथ है, और ये पैकेज्ड है। पेरोल जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स किया हुआ है, और ये भी हमारे स्कोप में रहेगा, क्योंकि पेरोल में सैलरी दी जाती है, राइट, एम्प्लॉइज को, तो सैलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पेरोल को भी हम कंसिडर करेंगे। देन एसेंट वो अप्राइजल के लिए, जो एम्प्लॉइज है उनको जो इंक्रीमेंट मिलता है, अप्राइजल मिलता है, उनके लिए है। ये भी हैदराबाद बेस्ड है, लोटस, विंडोज, ठीक है। पे मास्टर के साथ उसका इंटरफेस है, क्योंकि पे मास्टर में पेरोल है और जो ये एसेंट था उसमें अप्राइजल है, तो दोनों ही ऑब्वियसली इंटरफेस होने चाहिए एक दूसरे के साथ। इन हाउस बनाया हुआ है, बट ये हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि किसको कितना अप्राइजल दिया, इंक्रीमेंट दिया, वो हमारे लिए किस हिसाब से दिया वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। उनको इंक्रीमेंट कितना मिला और वो बराबर पे हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना होगा, वो हमें पे मास्टर में से भी मिल जाएगा, इसलिए हमें एसेंट को देखने की समझने की जरूरत नहीं है। देन बजटिंग मैनेजमेंट, एमआईएस बजटिंग के पर्पस के लिए है, इंडिया का ये है, वेब बेस्ड है, विंडोज में चलेगा, उसका इंटरफेस किसी के साथ नहीं है, राइट, इन हाउस बनाया है, और ये भी हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि बजट से हमें कुछ रिलेवेंट नहीं है। हम ऑडिट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हैं, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बजट के साथ कुछ रिलेवेंट नहीं रहेगा। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर में हमें कंपैरिजन करना रहेगा, बट वो भी हर बार नहीं होती है, हर बार बजट के साथ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट है वो इंटरनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्पज से है, तो वो हर बार चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम बजट किंग को अपने स्कोप में नहीं कवर अप करेंगे, राइट। तो इस तरह से ये बन सकता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको पूछने के चांसेस नहीं है, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए Having summarized document helps the auditor to determining the areas considered in scope of audit, as can be seen from the last column. In this illustration, it can be seen that two applications have been considered as in scope for audit based on the purpose and financial relevance to the audit. राइट, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि ये कोई एक सॉफ्टवेयर लिया है जो जिसका पर्पस ये है, ये हमें ऑडिट के स्कोप में लेना चाहिए या नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एसएपी और पे मास्टर जैसे जो उनके पर्पस अकाउंटिंग है या फिर पेरोल है, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट होंगे, बट अप्राइजल या फिर बजट, एमआईएस वगैरह हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है वो सिस्टम, तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। ऐसा कुछ करेक्ट इनकरेक्ट पूछना हो तो फ्रेम हो सकता है। Having obtained an understanding of the IT system and the automated environment of a company, the auditor should now understand the risk that arise from the use of IT system. तो उसके रिस्क क्या है, ये रिस्क चैप्टर 4 में जो हमने चैप्टर 4 के पार्ट 2 में इंटरनल कंट्रोल के बाद आईटी रिलेवेंट रिस्क हमने देखे थे, वही चीज यहाँ पर है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा और बोथ।
गलत डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या फिर गलत प्रोसेस कर रहे हैं या फिर दोनों ही, ये रिस्क हो सकता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस कर ले डेटा, आपने किसी को अपना फोन दिया है खोल के, राइट, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है या फिर, तो कोई भी पर्सन आपका यूज कर सकता है, उसमें से पेमेंट वगैरह कर सकता है, राइट, तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाएगा। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, बैकएंड चेंजेस, बैकएंड में जो आईटी वाले पर्सन है वो कोई भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। परचेस वाला पर्सन ने एंट्री की और आईटी वाला पर्सन है वो बैकएंड में से कोई एंट्री चेंज कर रहा है, तो ऐसी चीज हो सकती है। एक्सेसिव एक्सेस और प्रिविलेज्ड एक्सेस, सुपर यूजर, जैसे कि आईटी पर्सन है या फिर हायर अथॉरिटी में कोई है तो उनके पास सुपर यूजर होगा तो उनको सभी चीजों का एक्सेस होगा, प्रिविलेज यूजर होगा तो वो भी कुछ गलत कर सकता है। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा है, कोई मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, अनऑथोराइज्ड चेंजेस, जो चेंजेस ऑथोराइज नहीं है, जिसके पास राइट्स होने चाहिए वो पर्सन चेंज नहीं कर रहा, दूसरा कोई पर्सन चेंज कर रहा है तो वो भी गलत है, या फिर नेसेसरी चेंज नहीं है और कर रहे हैं तो भी गलत है। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, और उसका रिवर्स भी हो सकता है कि जो चेंजेस अपडेट्स करने चाहिए वो चेंजेस अपडेट्स नहीं किए हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क बढ़ सकता है। और लॉस ऑफ डेटा, डेटा लॉस भी हो सकता है, राइट, क्लियर। तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, impact of IT related risk, that is on substantive audit controls and reporting, ये जो हमारी प्रोसीजर्स रहेगी, ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट, उसमें ये रिस्क का क्या इम्पैक्ट रहेगा वो समझते हैं। इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम में से जो अगर आईटी के रिलेटेड रिस्क है तो हमें तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या करना है, डेटा चेक करना है, इन डिटेल चेक करेंगे या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। तो अगर आईटी के बेस पर ही पूरा अकाउंट नहीं हुआ है तो हमें आईटी में से जो डेटा मिल रहा है उसी के ऊपर रिलाई करना है, तो अगर रिस्क लग रहा है तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए उस डेटा पर रिलाई नहीं कर पाएंगे। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, उसके लिए हमें वो जो डेटा है उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, बहुत इन डिटेल चेक करना पड़ेगा कि ये जो डेटा दिया गया है वो बराबर है या नहीं। मोर ऑडिट एविडेंसेस नीडेड, और उसके लिए शायद हमें ज्यादा एविडेंसेस लगेंगे या फिर हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर है उनका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट हमें चेंज करना रहेगा। Then impact on controls, cannot rely on automated control system calculations and accounting procedures built into application, जो एप्लीकेशन में itself जो फॉर्मूलाज लगी है, कंप्यूटेशन हो जाता है, उसके ऊपर हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे, उसके ऑटोमेशन पर रिलाई नहीं कर पाएंगे, उसके कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स क्या होंगे कि जो आईटी में से डेटा मिल रहा है उसी के बेसिस पर हम कुछ मैनुअल प्रैक्टिसेस, मैनुअल कंट्रोल्स करेंगे तो उसके ऊपर भी हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, और कंट्रोल्स अच्छा नहीं है इसलिए हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी जो डेटा यूज करने वाले हैं उसके लिए भी हमें ज्यादा चेकिंग वगैरह करना पड़ेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, जो एक सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा लेना पड़ेगा कि क्या ये डेटा कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं। मोर सब्सटेंटिव ऑडिट वर्क इज नीडेड, कंट्रोल्स अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। सिंपल। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, हमें अगर आईटी के रिलेटेड रिस्क लग रहे हैं तो हमें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना रहेगा कि ये सारा रिस्क है तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मॉडिफाइड ऑडिट्स रिपोर्ट, और अगर वो रिस्क हमें लग रहे हैं कि होंगे ही और हम सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना रहेगा, राइट। First, we may not be able to rely on data obtained from system whereas such risk exists. This means all forms of data, information or reports that we obtain from systems for the purpose of audit has to thoroughly tested and corroborated for completeness and accuracy. तो पहले तो हम डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर पाएंगे, और डेटा के ऊपर अगर हमें रिलाई करना है कि क्या ये कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं तो उसके लिए हमें थोरोली चेक करना रहेगा, ज्यादा एविडेंसेस लगेंगे। तो ये जो हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला जो पहला पॉइंट देखा उससे ये रिलेटेड है। Second, we will not be able to rely on automated controls, calculations, accounting procedure that are built into the application. Additional audit work may be required in the audit. ये दूसरा पॉइंट्स है उसके साथ कनेक्टेड है कि कंट्रोल्स के ऊपर हम रिलाई नहीं कर पाएंगे, तो कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर पाएंगे तो हमें ज्यादा चेक करना पड़ेगा और ज्यादा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करनी रहेगी। Third, due to regulatory requirement to audit of auditors to report on internal financial control
of a company, the audit report also may have to be modified in some circumstances. और अगर regulatory requirement है और उस हिसाब से हमें लग रहा है तो हमें modified opinion भी देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो रिपोर्टिंग का देखा, ये एक बार पूछा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं फिर से, सिंपल है, राइट। In the above scenarios, it is likely that the auditor will be required to obtain more audit evidence and perform additional audit work. The auditor should also be able to demonstrate how the risks were identified and what audit evidence was obtained and validated to address this IT risk. क्या क्या हमें ऑडिट एविडेंसेस लेना चाहिए जिससे ये आईटी रिलेटेड रिस्क है वो रिड्यूस होगा। इसीलिए हम कौन सा कंट्रोल्स है वो सारी चीजें देखेंगे। हियर वी शुड रिमेंबर दैट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेशन and dependence of business operations on IT system increases, the severity and impact of IT risks too increases accordingly. जिस तरह से डिपेंडेंसी है राइट आईटी के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेशन जितना बढ़ेगा उतना हमारा जो आईटी रिलेटेड रिस्क है और उसकी सीवियरिटी है वो भी इंक्रीज होगा। उन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। ऑडिटर शुड अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग एंड असेसिंग सच रिस्क्स एंड प्लान द ऑडिट रिस्पॉन्सेस एप्रोप्रिएटली। तो उस हिसाब से हमें रिस्क क्या हो सकते हैं वो असेस करना है और उसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखना रहेगा, उसका प्रोफेशनल जजमेंट बनेगा। To mitigate the above and more risk and maintain confidentiality, integrity, availability and security of data, companies implement IT controls. और उसके लिए कंपनीज है वो IT controls मेंटेन करती है। तो वो क्या क्या IT controls है वो हम समझेंगे। जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। ये चीज ठीक है। जनरल IT कंट्रोल, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। जनरल आईटी कंट्रोल में क्या होता है कि जनरल आईटी कंट्रोल जितने भी आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सभी में कंट्रोल्स रहेंगे, वो सभी को एप्लीकेबल होते हैं, वो जनरल होते हैं, राइट। वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से नहीं होता है, वो समझते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। दे अप्लाई टू मेनी फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट्स, राइट। ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो सभी को, ऑलमोस्ट सभी को एप्लीकेबल होंगे, मोर मेनी एप्लीकेशंस को एप्लीकेबल होंगे। ये एप्लीकेशन कंट्रोल को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फोन में पासवर्ड है, राइट, ये फोन को ही एक्सेस करने के लिए, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल कह सकते हैं। लाइक वैसे सिस्टम में पासवर्ड है, इवन प्रिंट के लिए कंट्रोल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पर पर्सन पर यूजर आईडी इतने ही प्रिंट निकल सकते हैं, तो वो सारे जनरल आईटी कंट्रोल कह सकते हैं। General IT controls that maintain integrity of information and security of data commonly include controls over the following. उसमें अलग अलग 4 टाइप के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, वो इन डिटेल समझते हैं। चलिए, These are IT controls generally implemented to mitigate the IT specific risks and applied commonly across multiple systems, application and business processes. Hence, general IT controls are known as pervasive controls or indirect कंट्रोल्स। परवेसिव कंट्रोल से मतलब वो बहुत सारी चीजों को एप्लीकेबल होंगे। परवेसिव हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन जो देते हैं, ऑडिट ओपिनियन देते हैं, उसके लिए भी परवेसिव देखा था कि जिसको जिस मिस स्टेटमेंट से पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट हो वो परवेसिव होगा। ये हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में कवर अप किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये चैप्टर 11 का पार्ट है वैसे, बट हमने चैप्टर 1 बेसिक के साथ कवर अप किया था। चलिए, तो ये जो जनरल आईटी कंट्रोल है उसे परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी एप्लीकेशन, सभी सॉफ्टवेयर में जनरली एप्लीकेबल होंगे। उसे समझते हैं। उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्टिविटीज। हमें यहाँ पर जो भी ऑडिट करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उसके रिलेवेंट जितने ही कंट्रोल्स रहेंगे वही समझना रहेगा। तो जो डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस है कि जिस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए, उसके लिए उसमें कंट्रोल किए जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी करेक्ट इनकरेक्ट में पूछे जाते हैं। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होगी? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, ओवरऑल मैनेजमेंट होगा कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज का। बैच जॉब्स, प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। कुछ चीजें बैच वाइज होती है कि चलो इतने ट्रांजैक्शन हो गए, अब ये प्रोसेस किया जाएगा, इतने ट्रांजैक्शन हो गए, ये प्रोसेस किया जाएगा। कई बार वो बैकअप वगैरह के लिए हो सकता है। तो वो जो बैच जॉब्स है,
राइट, कि कुछ डेटा गैदर हो गया, उसमें प्रोसेस होगा, राइट। तो कितना डेटा प्रिपेयर करना है, कब शेड्यूल करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो सारे ही कंट्रोल्स यहाँ पर कवर होंगे। बैकअप्स, मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन, बैकअप किस तरह से कब लिया जाएगा और कहां पर रिटेन किया जाएगा, उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स कवर अप होगी। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर है या नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, राइट। देन डेटाबेसेस, जो भी मेन डेटा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, बेसिक डेटा है, वो डेटाबेस में रखा जाता है। और नेटवर्क वगैरह क्या है, उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स, बीसीपी एंड डीआरपी, बीसीपी जो है वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है और डीआरपी है डिजास्टर रिकवरी प्लान है। तो बीसीपी और डीआरपी है वो किस तरह से, अगर कुछ भी डिजास्टर हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो किस तरह से क्या प्लान रहेगा रिकवरी के लिए, वो पी कंट्रोल का पार्ट होगा। हेल्प डेस्क फंक्शंस, रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, हेल्प डेस्क फंक्शंस, आईटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प डेस्क आपको हेल्प करता है, राइट, कि कुछ भी टिकट रेज करे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताए तो वो हेल्प करेगा। तो उसका रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग किस तरह से होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, कोई भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है तो उसका मॉनिटरिंग, कंप्लायंस। देन डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन मैन्युअल्स, सर्विस रिपोर्ट्स, ऑपरेशन मैन्युअल्स किस तरह से, कौन क्या करेगा, राइट्स ऑब्लिगेशंस हो सकती है, उसकी सर्विसेज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स क्या, सब कुछ हो सकता है। और सर्विस रिपोर्ट्स, क्या हुआ क्या नहीं, मतलब पूरे पीरियड का रिपोर्ट हो सकता है, राइट। तो ये डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस की एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटीज आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव में पूछने के चांसेस है, राइट, तो अच्छे से कीजिएगा। देन प्रोग्राम चेंज, टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम continue to meet financial reporting objectives, जो सिस्टम में चेंज किए हैं वो चेंज करने की वजह से भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंज हो वो बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज होगी। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, डेफिनेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी प्रोसेस में चेंज करना है, प्रोग्राम में चेंज करना है तो उसकी किससे हम कहेंगे कि इसे चेंज कहा जाएगा, कौन कर सकता है, क्या रोल से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, वो सारी डेटा मेंटेन किया जाएगा। चेंज रिक्वेस्ट, रिकॉर्ड, मैनेज एंड ट्रैक, चेंज की रिक्वेस्ट कोई भी पर्सन कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मैनेज करना, कब होगा चेंज, किस तरह से, कौन करेगा, और उसे ट्रैक करना कि चेंजेस के कौन से स्टेज पर है अभी। मेकिंग चेंजेस, एनालाइज, डिजाइन एंड डेवलप, चेंजेस जो करने हैं उसको किस तरह से चेंज करेंगे, राइट, को एनालाइज करना, डिजाइन करना कि क्या चेंज होगा और डेवलप करना। देन टेस्ट चेंजेस, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, यूएटी, टेस्ट करेंगे हम, जो भी चेंजेस हुए हैं उसे हम चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं, राइट, उसके टेस्ट प्लान करेंगे, कुछ केसेस अलग अलग टाइप के टेस्ट वगैरह रहेगी, यूएटी है, राइट, वो यूजर को टेस्ट करवाएंगे वो बराबर है या नहीं। अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन, और एक्चुअल में वो चेंजेस अप्लाई करेंगे, अगर टेस्ट अगर हो गया वो बराबर हो रहा है, राइट, तो वो फिर चेंज है वो इंप्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इन प्रोडक्शन। इमरजेंसी एंड माइनर चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगे वो इमरजेंसी और माइनर होंगे, छोटे मोटे मेंटेनेंस होता रहेगा, राइट, या फिर कुछ इमरजेंसी, कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए उस वजह से चेंजेस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, यूजर एंड टेक्निकल मैनुअल्स, जो चेंजेस हुए हैं उसको किस तरह से यूज करना है, राइट, उसके लिए मैनुअल्स वगैरह रहेगी। और यूजर ट्रेनिंग, और जो चेंज अगर कोई बड़ा है तो उसको भी आपको ट्रेन करवाना पड़ेगा, यूजर जो भी है उनको एक्सेस करते हैं उन सभी को समझाना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है, किस तरह से अब हैंडल करना पड़ेगा, राइट। ये एक्टिविटीज डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट, एक्सेस जो भी मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए और ऑथोराइज्ड होना चाहिए, और उसी से आपसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होने चाहिए। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उसके लिए पॉलिसीज प्रोसीजर होनी चाहिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके लिए भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए या फिर किसी तरह से लीक ना हो जाए, खराब ना हो जाए, लॉस ऑफ डेटा ना हो जाए, वो ध्यान में रखना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सिक्योर करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनल नेटवर्क एंड पेरीमीटर नेटवर्क। देन फिजिकल सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल, कोई भी पर्सन कहीं पर भी ना चला जाए, राइट, ऐसे फिजिकल कंट्रोल्स भी रखेंगे। एनवायरमेंटल, कोई भी कैलेमिटी वगैरह ना आ जाए उसके लिए भी ध्यान रखेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिविलेज्ड अकाउंट्स,
सिस एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डीबीएस डेटाबेस एक्सेस करने वाले जो भी पर्सन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सुपर यूजर्स होते हैं, कि जिनके पास बहुत सारे राइट्स अवेलेबल है, राइट, तो वो बराबर से कुछ वो मिसयूज ना करे, राइट, वो ध्यान में रखना होगा। एंड द लास्ट पार्ट इज एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। कोई भी नई सिस्टम को एक्वायर करना, डेवलप करना और उसे मेंटेन करना। ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर दैट सिस्टम आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है, राइट, उसको अचीव करने के लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम डेवलप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, पूरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मैनेज किया जाएगा। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, उसके लिए प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाएगा। एनालाइज एंड डिजाइन, जो प्रॉब्लम है जिसको हम इस सिस्टम के थ्रू सोल्व करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से डिजाइन करेंगे, राइट, कि बेहतरीन हमारे सिस्टम बने। कंस्ट्रक्शन, उस सिस्टम को डेवलप करेंगे। टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सिस्टम बन गई उसके बाद टेस्टिंग वगैरह होगा, क्वालिटी जो हमारा पर्पस है वो सोल्व हो रहा है या नहीं। डेटा कन्वर्जन, जो पुरानी सिस्टम थी उसमें से नई सिस्टम में डेटा कन्वर्ट करेंगे। गो लाइव डिसीजन, और जब वो सिस्टम रेडी हो जाएगी, सब कुछ डेटा माइग्रेट हो जाएगा, उसके बाद गो लाइव, वो इंप्लीमेंट की जाएगी, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होगी। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, उस सभी का डॉक्यूमेंट किया जाएगा और उसे उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, राइट। काफी सिंपल था, राइट। चलिए, देन एप्लीकेशन कंट्रोल, जो अभी हमने समझा वो जनरल आईटी कंट्रोल्स थे। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल्स दैट ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशंस विद ERPs and help ensuring the completeness, accuracy and integrity of data in those systems. जो सिस्टम है, एप्लीकेशन है, उसके लिए स्पेसिफिक कंट्रोल्स होंगे, राइट। ERP वगैरह हो गया तो उसके लिए स्पेसिफिक कंट्रोल्स होंगे, उसमें जो डेटा है वो एक्यूरेट रहे, कंप्लीट मिले और इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाए, उसके लिए ये सारे कंट्रोल्स दिए जाएंगे, राइट। अगर आपने अपने व्हाट्सएप में कोई भी पासवर्ड रखा है तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल हो जाएगा, राइट। इवन एप्लीकेशन ने भी हाइड, वो चैट हाइड करने वाला भी फीचर इंट्रोड्यूस किया है, तो वो फीचर है तो वो भी काइंड ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो व्हाट्सएप स्पेसिफिक रहेगा। Examples of automated applications include edit checks and validation of input data. एडिट चेक, कोई भी अगर एडिट कर रहा है तो कौन कर पाएगा, किस तरह से, किसने कब किया, वो सब कुछ। वैलिडेशन ऑफ इनपुट, अगर आपने फोन नंबर कहीं पर डालना है तो फोन नंबर में सिर्फ फिगर्स, राइट, वही अलाउ करेंगे, और वो भी 10 नंबर से ज्यादा होंगे तो वो आपको मना कर देंगे। तो ऐसे वैलिडेशन चेक भी होते हैं। सीक्वेंस नंबर चेक्स, इनवॉइस अगर सेल्स इनवॉइस है तो वो सीक्वेंशियली नंबर्ड होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज है तो वो सीक्वेंशियली नंबर्ड होनी चाहिए, तो वो ऐसे चेक रहेंगे। यूजर लिमिट चेक, एट अ टाइम कितने यूजर्स एक्सेस कर सकता है। आपने अगर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसमें जनरली ये चीज होती है कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 यूजर हो सकते हैं, 5 यूजर हो सकते हैं, राइट, उस तरह से। रीजनेबलनेस चेक, रीजनेबल है या नहीं वो जो भी डेटा इनपुट किया है वो। मैंडेटरी डेटा फील्ड्स, कुछ चीजों में मैंडेटरी डेटा ये आपको मेंशन करना ही रहेगा, वो एस्ट्रिक मार्क करके होता है ना जो रेड कलर का, राइट, कि ये डेटा तो आपको फिल करना ही रहेगा। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन कंट्रोल्स बन जाएंगी। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट MCQ और डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकते हैं। चलिए, IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT systems and application. IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स में क्या होगा कि IT में से हमें कुछ डेटा इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हम मैन्युअली कुछ यूज करेंगे रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में, राइट, तो वो IT डिपेंडेंट कंट्रोल हो जाएंगे। इन this case, even though the control is performed manually, the design and effectiveness of such controls depends on the reliability of source data. हाँ, इसमें हम करेंगे मैन्युअल प्रोसेसेस, तो मैन्युअल कंट्रोल्स तो होंगे ही, बट जो उसका बेसिक सोर्स है वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम में से जो डेटा मिला है वो, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम पर भी हमें रिलाई करना होगा, तो उसके भी कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए। Due to inherent dependency on IT, the effectiveness and reliability of automated application controls in IT-dependent controls require the general IT controls to be effective. जो IT पर डिपेंडेंसी ज्यादा है उस वजह से जनरल IT कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं। जनरल IT कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स।
The two categories of controls over IT system are interrelated, वो एक दूसरे से interrelated हैं. The relationship between the application controls and the general IT controls is such that general IT controls are needed to support the functioning of application controls and both are needed to ensure complete and accurate information processing through IT system. एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे से हो पाए, एप्लीकेशन कंट्रोल्स मेंटेन हो पाए, इसलिए उसके लिए जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए. तो एक दूसरे पर वो डिपेंडेंसी, और दोनों ही अगर एक साथ अच्छे होंगे तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कंप्लीट और एक्यूरेट हो पाएगी. राइट, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. सिंपल. चलिए, टेस्टिंग मेथड्स, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो भी है उसके लिए हम क्या क्या टेस्टिंग मेथड्स कर सकते हैं. जो वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स है, 7 ऑडिट प्रोसीजर्स है जो हमने 500 के साथ समझी थी चैप्टर 3 पार्ट 1 के अंदर, उसमें से यहाँ पर हम 4 मेथड्स का यूज कर सकते हैं. इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस. इंक्वायरी में हम डिस्कस करेंगे, राइट, ओरल या फिर रिटर्न हो सकता है. ऑब्जर्वेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मेंबर से वो कुछ भी प्रोसेस करे तो उसे ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ वो बराबर कर रहे हैं या नहीं. इंस्पेक्शन में हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे. रीपरफॉर्मेंस में कि जो प्रोसीजर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टाफ अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर के हिसाब से कर दी है, अपने इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से कर दी है, उसे ऑडिटर रीपरफॉर्म करवाएगा, फिर से करवाएगा, तो उसे रीपरफॉर्मेंस कहेगा. राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो एफिशिएंसी है वो हाई टू लो है और इफेक्टिवनेस है वो लो टू हाई है. राइट, तो इसका मतलब क्या है कि इंक्वायरी जो है, जो इंक्वायरी है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है बट सबसे उसकी इफेक्टिवनेस और लोएस्ट है. क्यों? इंक्वायरी जो है वो फटाफट आपको काम करके देगी. आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपकी काफी सारी चीजें मिल जाएगी, ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे. वो इसीलिए एफिशिएंट है, वो फटाफट हो जाएगा, आपका काफी टाइम बचाएंगे. बट उसके जो वो एविडेंस देंगे ना वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, सिर्फ इंक्वायरी करने से नहीं चलेगा. राइट, इसके लिए जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो काफी लो है. राइट, समझ में आ रहा है. इंक्वायरी करने से, इंक्वायरी जो है वो एफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर है बट वो लोएस्ट इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर है. ऑब्जर्वेशन की बात करें अगर, तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, एफिशिएंसी है वो इंक्वायरी से कम हो जाएगी. राइट, बट इफेक्टिवनेस है वो इंक्वायरी से बढ़ जाएगी. इफेक्टिवनेस है वो बेटर हो जाएगी बट एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी. ऑब्जर्वेशन में हम क्योंकि चेक भी करेंगे कि भाई आप बराबर कर रहे हैं या नहीं, स्टाफ मेंबर से वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा बट उसमें से जो रिजल्ट मिलेगा, जो एविडेंस मिलेगा वो बेटर होगा, बेटर देन इंक्वायरी. अब इंस्पेक्शन की बात करें तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको चेक करना रहेगा. राइट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, भले ही सैंपल बेसिस पर करेंगे बट इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन से तो ज्यादा ही टाइम आएगा. बट उसका जो इफेक्टिवनेस है, रिजल्ट है वो काफी अच्छा आएगा, काफी बेटर होगा देन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारे पास अब डेटा होगा कि हम इन फ्यूचर भी यूज कर सके, वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगा. और रीपरफॉर्मेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी लो है क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वो आप फिर से करवा रहे हैं, तो उसमें एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी बट उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो हाईएस्ट होगी क्योंकि इसमें से जो ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे वो एकदम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो यहां पर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस अगर सोचे तो उस सीक्वेंस में देखने जाए तो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो रही है बट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ रही है. राइट, ये आपको समझ में आया ना. ये पूरा चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू सब कुछ बन सकता है, इतने ही चार्ट में से बन सकता है. भले ही यहाँ पर पैराग्राफ में समझाया है बट ये चीज ही समझाई हुई है. राइट, ये वैसे सिर्फ आईटी के रिलेटेड टेस्टिंग मेथड्स के लिए नहीं है, वो किसी भी ऑडिट प्रोसीजर में कहीं पर भी देखेंगे तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इसी तरह से वर्क करेगी. राइट, क्लियर. चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तो अच्छे से कीजिएगा. यहां से हम पढ़ते हैं जो आपको पढ़ने के लिए हेल्प करेगा. आपको यहाँ पर इंस्पेक्शन भी करना है, सिर्फ मुझे सुन के नहीं चलेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा खुद. चलिए, having learned about various IT risks and controls, let's understand the different ways testing is performed in an automated environment. There are basically 4 types of audit tests that should be used. They are inquiry, observation, inspection and reperformance. As shown in the illustration below, inquiry is the most efficient audit test but it also gives the least audit evidence. ये काफी efficient है but उसमें से कम
बहुत ही कम एविडेंसेस मिलेंगे। हेंस इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एनी वन ऑफ द अदर ऑडिट टेस्टिंग मेथड्स। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इंक्वायरी नहीं कर सकते, उसके साथ कोई और ऑडिट प्रोसीजर हमें करनी रहेगी। राइट, ये हमने चैप्टर 3 में भी सीखा हुआ है। Reperformance is most effective as an audit test and gives the best audit evidence. However, testing by reperformance could be very time consuming and less efficient most of the time. Right? इसमें से best evidences मिलेंगे but वो less efficient होंगे। Right? तो ये जो दोनों ही सेंटेंस है वो करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? Generally, applying inquiry combination with inspection gives the most effective and efficient audit evidence. Inquiry inspections के साथ करेंगे अगर तो हमें most effective and efficient audit evidence मिलेंगे, right? तो हमें inquiry को inspection के साथ करना रहेगा, ये भी आपको correct incorrect MCQ में पूछ सकते हैं। However, which audit test to use when and in audit and what combination is a matter of professional judgment and will vary depending on several factors including risk assessment, control environment, desired level of evidence required, history of errors or misstatement, complexity of business, assertions being addressed, etc. Right? पर कौन सी प्रोसीजर करनी चाहिए, कितने एक्सटेंट तक यूज करनी चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेबल होगा और वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंडेबल है। कौन से फैक्टर्स है, तो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, कितना एविडेंसेस हमें चाहिए, किस तरह के चाहिए, हिस्ट्री ऑफ एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड, वो सारी चीजों पर होगा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। The auditor should document the nature of test or combination of test applied along with the judgments in the audit file as required by asset authority. और ये सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करती रहनी होगी। When testing in an automated environment, some of the more common methods are as follow. तो वो किस तरह से हम ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में होगा तो टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, उसके मेथड्स, कॉमन मेथड्स दी गई है। ये एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो समझते हैं। Obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing a walkthrough of one end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation and inspection. हमें पूरी जो प्रोसीजर है, राइट, उसके लिए एक दो ट्रांजैक्शन से वो एंड टू एंड प्रोसेस चेक करनी रहेगी। मतलब जहां से इनिशिएट होता है वहां से जो एंड होता है, राइट, वो पूरा ही ट्रांजैक्शन देखना रहेगा, सब कुछ ऑटोमेशन में कवर अप हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें परचेस का एक्सपेंस देखना है तो परचेस के लिए हम क्या करेंगे, जहां से परचेस रिक्विजिशन बनी, परचेस ऑर्डर बना, कोटेशंस मंगवाए, GRN गुड्स रिसिप्ट नोट बनी, इनवॉइस आया, उसके बाद पेमेंट हुआ, वो सब कुछ देखना रहेगा। एंड टू एंड ट्रांजैक्शन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें पूरा ही देखना है। एक दो ट्रांजैक्शन देखेंगे बट उससे हमारी पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। उसके लिए हम इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का यूज कर सकते हैं। Then observe how a user process transaction under different scenarios. अलग अलग सिचुएशन सिनेरियोस होंगे तो उसमें यूजर है वो किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, राइट, वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किस तरह से है वो समझना रहेगा, राइट, उसमें किस तरह से वैलिडेशन, रीजनेबलनेस वगैरह चेक होती है। उसका एग्जांपल दिया है बट ये देखने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्ट द सिस्टम लॉग्स टू डिटरमाइन एनी चेंजेस मेड सिंस लास्ट ऑडिट टेस्टिंग, हमें लॉग वगैरह देखने रहेंगे, सिस्टम लॉग्स। सिस्टम लॉग्स में क्या होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड हुआ, उसमें कब किसने एडिट किया, कितने टाइम, कितनी बार, क्या, सब कुछ चीज मिल जाएगी। तो वो लॉग वगैरह से क्या पता चलेगा कितनी बार चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल है बट हमें देखना जरूरी नहीं है। इंस्पेक्ट टेक्निकल मैनुअल और यूजर मैनुअल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशंस के लिए जो भी टेक्निकल मैनुअल है, यूजर मैनुअल है, उसे हम कंसीडर करेंगे, चेक करेंगे। कैरी आउट अ टेस्ट चेक नेगेटिव टेस्टिंग एंड ऑब्जर्व द एरर मैसेज डिस्प्लेड बाय द एप्लीकेशन, हम नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल नंबर की अगर फील्ड हो और उसमें अगर आप अल्फाबेट्स लिखें तो अल्फाबेट्स लिखेंगे तो क्या मैसेज आता है, राइट, तो वो नेगेटिव टेस्टिंग है कि मोबाइल नंबर है तो उसमें फिगर्स ही आना चाहिए ना, राइट, तो वो काइंड ऑफ इस तरह का नेगेटिव टेस्टिंग हो सकता है। ये तो हमें जनरल कोई और टाइप की एप्लीकेशन हो तो उसमें ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो क्या अकाउंटिंग में फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10,000 रुपीज तक के एंट्री करने का राइट दिया गया है तो अगर मेरे यूजर में से, मेरा जो लॉगिन आईडी है उसमें से अगर मैं 11,000 की एंट्री करूं तो क्या वो मुझे अलाउ कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो कौन सा मैसेज है वो पॉपअप हो रहा है वो देखना रहेगा, राइट। तो उसे नेगेटिव टेस्टिंग कहेंगे, तो वो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कोई भी जो कंट्रोल्स या पॉलिसीज बनाई है उससे अलावा या उसको सरकमवेंट करने के चांसेस है या नहीं।
उसका भी एग्जाम्पल है, conduct tree performance using raw source data and independently applying formula business rules or validation on the source data using cards। फिर से हम वो चीजें रीपरफॉर्मेंस करेंगे, फॉर्मूलाज को चेक करेंगे, वेरियस वैलिडेशंस चेक करेंगे, कार्ड्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टूल्स को यूज करेंगे, राइट। उसका एग्जांपल है। तो ये कॉमन मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, राइट। ये डिस्क्रिप्टिव में फिर से पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। To rely on the system and application based information, including data, reports, automated controls, configurations, calculations, and IT dependent, it is essential to first determine the existence and effectiveness of general IT controls। पहले सबसे पहले हमें देखना है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं, एफिशिएंट और इफेक्टिव है यानी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो देखना रहेगा। Where the general IT controls are not existing or existing but ineffective, the auditor should assess the impact of IT risks and complexity of automated environment in which the business operations take place and plan alternative audit procedures in order to rely on the system based information। अगर हमें जनरल आईटी कंट्रोल्स बराबर नहीं लग रहे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे या फिर इनइफेक्टिव लग रहे हैं, तब हमें दूसरी चीजें चेक करनी रहेगी और दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स करनी रहेगी जिससे हमें रिलायंस आए, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, समझिएगा अच्छे से। चलिए, फिर है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा चैप्टर 4 का भी बाकी है, तो पहले हम चैप्टर 4 में से समझेंगे और फिर यहाँ पर चैप्टर 6 में से समझेंगे। पेज नंबर 4.48 पर है बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है और उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है वो समझते हैं। क्लोज ई ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 134, ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है ये। एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई के हिसाब से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है वो डिफाइन किया गया है, तो वो समझते हैं। The policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information। थोड़ा सा ये इंटरनल कंट्रोल जैसा लगेगा, बट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल थोड़ा सा अलग है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में ज्यादा एम्फोसिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर किया गया है, राइट। इसमें क्या समझाया है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है वो एडॉप्ट की है बाय द कंपनी। कंपनी ने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एडॉप्ट की है, उससे क्या हो सकेगा, एंश्योरिंग दैट ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, उनका जो बिजनेस है वो ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में हो सके, बराबर तरीके से हो सके। इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड क्या क्या चीज की है, 5 चीजें की है। इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, कंपनी की जो पॉलिसीज है उनका एडहेरेंस होना चाहिए, उनका कंप्लायंस फॉलोअप होना चाहिए। देन सेफगार्डिंग ऑफ इट्स असेट्स, असेट्स को सेफगार्ड करेंगे, ये इंटरनल कंट्रोल में भी था। द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, जो एरर्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जाएगा या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट किया जाएगा। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो एक्यूरेट और कंप्लीट मिले। एंड द टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो टाइमली प्रिपेयर हो पाए और रिलायबल भी हो। तो 5 चीजें हम, एक तो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है वो ऐसी बनानी है कि जिससे कंपनी है वो एंश्योर कर सके कि उनके जो ऑपरेशन है वो ऑर्डरली और इफेक्टिव मैनर में हो रहे हैं, इंक्लूडिंग 5 चीजें। वो 5 चीजें क्या है, एक एडहेरेंस विद कंपनीज पॉलिसीज, सेकंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, थर्ड क्या है, एक्यूरेट prevention and detection of frauds and errors, fourth accuracy and completeness of the accounting records, and fifth timely preparation of the financial information in reliable manner, right। इंटरनल फाइनेंशियल की कंट्रोल की डेफिनेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, राइट। फिर वही 5 चीजें उन्होंने अलग करके दी है, राइट। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, इलस्ट्रेशन भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये इंटरनल कंट्रोल से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अलग ही रखिएगा, आप दोनों को मिक्सअप मत कर दीजिए, राइट। चलिए, अब रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से वो समझते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई के हिसाब से ऑडिटर को भी आईएफसी के ऊपर कमेंट करना रहेगा। क्लोज आई
आई है ये 1 नहीं है, वो याद रखिएगा। भले ही आपको लिखना है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीइंग एन आर्टिकल भी अगर या फिर आर्टिकलशिप करे तब आई बोलिएगा, 1 मत बोलिएगा। I of subsection 3 of section 143 of the Act requires the auditor's report to state whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such control। कि internal financial controls है या नहीं और उसकी सिस्टम बराबर है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, वो देखने रहेंगे। ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 पूरा ही हम 10th चैप्टर जो है कंपनीज ऑडिटर वाला उसमें कवर अप करेंगे, इन डिटेल समझेंगे। तो उसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, आईएफसी के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहेगा। It may be noted that auditors reporting on internal financial control is a requirement specified in the Act and therefore will apply only in case of a reporting on financial statements prepared under the Act and reported under section 143। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन 143 के हिसाब से है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे तब, राइट। तो जब सेक्शन के हिसाब से ऑडिट, मतलब कंपनी सेक्ट के हिसाब से ऑडिट हो रहा हो और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट होगा, तभी हम ये रिपोर्ट करेंगे। Accordingly, reporting on internal financial control will not be applicable with respect to interim financial statements, such as quarterly or half-yearly financial statements, unless such reporting is required under any other law or regulation। मतलब अगर हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट कर रहे हैं हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो उसमें ये रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर अदर लॉ रेगुलेशन रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से रिक्वायर्ड है तो हमें करना रहेगा। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है। Objectives of an auditor in an audit of internal financial control over financial reporting। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इन एन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी इज company's internal financial control over financial reporting। It is clarified out along with an audit of financial state, right? Effectiveness है या नहीं, वो जो भी internal controls और financial reporting उसके लिए हमें करना रहेगा। Reporting under section 143 subsection 3 clause I is dependent on the underlying criteria for internal financial controls or financial reporting adopted by the management। However, any system of internal control provides only a reasonable assurance on achievement of the objectives for which it has been established। Also, the auditor shall use the concept of materiality in determining the extent of testing such controls। Simple। चलिए, then rule 8 sub rule 5 Clause 8 of the Companies Accounts Rules 14 requires the board report of all companies to state the details in respect of the adequacy of internal financial controls with reference to the financial statement। बोर्ड रिपोर्ट जो है उसमें रूल 8 सब रूल 5 क्लोज 8 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेंशन करना रहेगा एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The inclusion of the matters relating to internal financial control in the director's responsibility statement is in addition to the requirement of the directors stating that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of 2013 Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities। Simple, राइट। चलिए, तो बोर्ड रिपोर्ट में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंशन करना होगा और ऑडिटर को ऑडिटर्स रिपोर्ट में रिपोर्ट करना रहेगा। देन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, राइट। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है वो तो डेफिनेशन जो हमने अभी समझी वही है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई के हिसाब से। On the other hand, internal control over financial reporting is required where auditors are required to express an opinion on the effectiveness of an entity's internal financial control over financial reporting। Such opinion is an addition and distinct from the opinion expressed by the auditor on the financial statements। Financial statements के लिए तो हम opinion देंगे, उनको अलग से auditor को अलग से ओपिनियन देना है ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो बनाया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल है वो बराबर है या नहीं, उसके ऊपर भी एक्सप्रेस करना रहेगा अपना ओपिनियन, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क्स में एक बार, राइट। तो ये चैप्टर 4 था, चैप्टर 4 का पार्ट था। चैप्टर 4 के सारे चीजें कवर अप कर दी है, एक तो 2 पार्ट्स अलग से दिए हैं और जो आईएफसी वाला पार्ट था वो बाकी था, वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया। अब हम चैप्टर 6 में से समझ लेते हैं जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की चीज है। यहाँ पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पेज नंबर है 6.15 पर आ जाइएगा।
Internal financial control basically refers to the policies and procedures put in place by companies for ensuring। यहाँ पर जो 5 चीजें दी गई है वो थोड़ी सी अलग है, वो ज्यादातर इंटरनल कंट्रोल जैसे दी गई है। तो आई एडवाइज कि अगर आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की कभी भी डेफिनेशन वगैरह पूछे तो जो चैप्टर 4 में अभी हमने पढ़ी वो आपको लिखनी रहेगी, क्योंकि वो एज पर सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। ये जनरली जो चैप्टर 4 में इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन थी उसमें से लिए गए पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। The Companies Act 2013 has placed a greater emphasis on the effective implementation and reporting on the internal controls for a company. राइट, उसके लिए कौन सी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। राइट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तरीके से है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई, राइट, जिसके हिसाब से हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएफसी के ऊपर। किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल रहेगी। रूल 8 सब रूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होगी। जो हमने जस्ट अभी चैप्टर 4 में से वो लास्ट पैराग्राफ पढ़े थे ना, उसमें ये था कि रूल 8 सब रूल 5 के हिसाब से बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी है रिगार्डिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सेक्शन 149 सब सेक्शन 8 एंड शेड्यूल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मेंशन करना है। ऑल कंपनीज हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जहां पर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिगार्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी की भी रिक्वायरमेंट है। ऑडिट कमिटी क्या है, कैसे एप्लीकेबल होगा, राइट, फॉर्म करना, वो सारी चीजें चैप्टर 10 में कवर अप हुआ। ऑल कंपनीज हैविंग ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी अगर जिस भी कंपनीज में एप्लीकेबल है वहां पर ऑडिट कमिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग आईएफसी। एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ऑल कंपनीज, सारे ही कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना रहेगा। राइट, ये पांचों ही चीजें हमें यहाँ पर आगे भी समझाई, पांचों तो नहीं 4 समझाई है। ये जो रूल 8 सब रूल 5 वाली चीज है वो यहाँ पर अलग से नहीं समझाई है, बट वो हमने चैप्टर 4 में अभी समझा था। राइट, वो जो नीचे वाला जो टेबल है वो इन डिटेल समझा रहा है। सेक्शन 134(5)(e of the act, in case of listed companies the director's responsibility statement shall state that the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively। listed companies है उनको directors responsibility में ये mention करना होगा कि IFC है वो बराबर है, right, effectively operating effective है, राइट, वो मेंशन करना रहेगा। लिस्टेड कंपनीज के डायरेक्टर्स को एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई ऑफ द एक्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल state whether the company has adequate internal financial control system in place and also on operating effectiveness of such controls. The requirement shall not apply in private company which is one person company or a small company or has turnover less than rupees 50 crore as per latest audited financial statements and which has aggregate borrowing from banks or financial institutions or any body corporate at any point of time during the financial year less than rupees 25 करोड़। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के बारे में है, प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो 1 पर्सन कंपनी है या फिर स्मॉल कंपनी है। 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा आईएफसी के ऊपर रिपोर्टिंग करना, उसके ऑडिटर उनके ऑडिटर को रिपोर्ट करना नेसेसरी नहीं है। राइट, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ी होगी, राइट, लॉ में पढ़ी होगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये टर्नओवर क्राइटेरिया है तो क्या ये स्मॉल कंपनी होगी कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं पूछ सकते। अगर पूछना है कोई भी केस स्टडी तो बता देंगे कि ये स्मॉल कंपनी है, एप्लीकेबल होगा या नहीं। या फिर प्राइवेट कंपनी है उसका टर्नओवर है लेस देन रुपीज 50 करोड़ है, राइट, लेस देन रुपीज 50 करोड़ मतलब 50 करोड़ और मोर होगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। वो कब? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि यहां पर हम कंसीडर करेंगे जिस ईयर का हमें ऑडिट रिपोर्ट देना है उसी ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चेक करना रहेगा। और बोरोविंग जो भी है फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर हमें खास ध्यान रखना है, यहां पर 3 चीजें कवर अप होती है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट। राइट, हमने इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी देखी थी, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का कवर अप किया था, बॉडी कॉर्पोरेट कवर अप नहीं किया गया था।
राइट। तो वो ध्यान में रखना है, ऐसी चीजें, ऐसा केस स्टडीज बन सकता है, इवन एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकते हैं। अगर बोरोविंग लिया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेस देन ₹25 करोड़, अगर जो बोरोविंग है वो 25 करोड़ से कम है ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 25 करोड़ या उससे बढ़ गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। राइट, यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी जगह पर ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर आईएफसी के बारे में कमेंट करना रहेगा। डन, चलिए। देन सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लोज 7, every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which shall inter alia include evaluation of internal financial controls and risk management system. जो भी ऑडिट कमिटी है उनके जो फंक्शंस है उसमें से एक फंक्शन क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवेल्युएट करना। तो उस हिसाब से ऑडिट कमिटी भी लायबल हो जाए। एंड एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, द कंपनी and independent directors shall abide by the provisions specified in Schedule 4, which lays down the code for independent directors. As per this code, the role and functions of independent directors include that they shall satisfy themselves on the integrity of financial information and the financial controls and the system of risk management are robust and defensible. Independent directors के जो code of conduct है और जो requirement है section 149 subsection 8, उसमें भी लिखा गया है कि उनकी responsibility है कि चेक करे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बराबर है या नहीं, रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी, वो सारी चीजें है या नहीं। राइट, तो ये 5 लोग कवर अप होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए, The directors and management have primary responsibility of implementing and maintaining an effective internal control framework, and auditors are expected to evaluate, validate, and report on the design and operating effectiveness of internal financial controls. Primary responsibility किसकी होगी? मैनेजमेंट की। राइट, कि उससे इंप्लीमेंट करना है जो फाइनेंस इंटरनल कंट्रोल्स है वो बराबर है या नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजमेंट की होगी। और ऑडिटर को वो इवेल्युएट करना है, चेक करना है कि वो बराबर है या नहीं, और रिपोर्ट करना रहेगा। Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting issued by the ICAI provides a framework that auditors should follow to fulfill their responsibility. Right? उसके बाद बिलो समरी दी गई है कि क्या क्या चेक करेंगे, ऑडिटर का अप्रोच क्या होगा। राइट, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में ये पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा? चलिए, सबसे पहले जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे उसमें आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंट्स होंगे और डिस्क्लोजर्स क्या रहेंगे उसे आइडेंटिफाई करना रहेगा। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन क्या क्या होंगे वो हमें कंसिडर करने हैं व्हाइल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कौन से असर्शंस चेक करना चाहेंगे, राइट, वो देखने रहेंगे। आइडेंटिफाई लाइकली सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, कहां पर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। कंसिडर रिस्क असाइनिंग रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, कौन से रिस्क होंगे वो आईटी से अराइज हो सकते हैं, उसे भी हमें कंसिडर करना रहेगा। देन अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस यूजिंग फ्लो चार्ट्स, नैरेटिव्स, वेरियस प्रोसेसेस मेथड्स का यूज करके हम जो भी प्रोसेसेस रहेगी बिजनेस की वो हम समझेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। प्रिपेयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिसेस, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाएंगे कि कितना रिस्क हो सकता है कंट्रोल में। अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रूज ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस का हम वॉक थ्रू करेंगे, पहले से लेकर लास्ट पॉइंट तक हम देखेंगे और वॉक थ्रू करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होती है। प्रोसेस वाइड कंसिडरेशंस फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एंटिटी लेवल पर कौन से कंट्रोल्स है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस तरह से, उसे हम चेक करेंगे। आईटी जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जनरल आईटी जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसे इवैल्यूएट करेंगे। देन टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, जो कंट्रोल्स है उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए हम क्या करेंगे, असेस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए हम नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करेंगे। असेस रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन, जो भी सोर्स डेटा है उसकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी हम चेक करेंगे और उसमें से जो भी हमें पॉपुलेशन लेनी है, पॉपुलेशन क्योंकि हम सैंपल बेसिस पर चेक करेंगे तो पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट्स,
की रिपोर्ट्स चेक करेंगे और स्प्रेडशीट्स का यूज करेंगे, एक्सेल्स वगैरह यूज करेंगे। सैंपल टेस्टिंग सैंपल बेसिस पर चेक करेंगे। कंसिडर कंपिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल्स टेस्टिंग, जो भी कंट्रोल्स टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस वगैरह हम चेक करेंगे। देन रिपोर्टिंग, इवेल्युएट कंट्रोल डेफिशिएंसीज, जो भी कंट्रोल डेफिशिएंसीज है उसे हमें रिपोर्ट करना रहेगा। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेसेस, मटेरियल वीकनेस डेफिशिएंसीज प्रॉब्लम्स कोई भी लगेंगे तो वो हम रिपोर्ट करेंगे। रेमिडिएशंस ऑफ कंट्रोल वीकनेसेस, जो कंट्रोल वीकनेसेस है उसके लिए क्या रेमिडियल एक्शंस लिए गए हैं वो कंसिडर करेंगे। इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, इंटरनल कंट्रोल के मेमो वगैरह है राइट, जो भी हमने इश्यू की है TCWG वगैरह को वो कंसिडर करेंगे। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करेंगे, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, जो IFC की रिक्वायरमेंट है वो कंसिडर करेंगे। ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देन डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, डेटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे। डेटा एनालिसिस, डेटा जो है उसे एनालाइज करना, ये इन जनरल काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन या फिर वर्क बन गया है, प्रोफेशन बन गया है, तो हम उसे ऑडिट में भी यूज करेंगे। इन टुडेज डिजिटल एज, when companies rely on more on IT systems and networks to operate business, the amount of data and information that exists in these systems is enormous. A famous businessman recently said data is the new oil. Simple. Yeah. The combination of processes, tools and techniques that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information is called data analytics. बहुत सारी चीजों को हम यूज करके इंफॉर्मेशन टूल्स को यूज करके हम डेटा को इंफॉर्मेशन कुछ रिलेवेंट रिलायबल चीजों में कवर अप करेंगे, उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, एनालिसिस कर पाए ऐसी चीजें निकालेंगे, उसे डेटा एनालिटिक्स कहेंगे। While it is true that companies can benefit immensely from the use of data analytics in terms of increased profitability, better customer service, gaining competitive advantage, more efficient operations, etc., even auditors can make use of similar tools and techniques in the audit process and obtain good results. Right? Various benefits है data analytics से, तो वो auditor भी use कर सकता है। The tools and techniques that auditor use in applying the principle of data analytics are known as computer assisted audit techniques or CATs in short. राइट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स या फिर टूल्स यूज करेंगे, उसे कहेंगे। डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन IT सिस्टम यूजिंग स्प्रेडशीट्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स विद आइडिया एंड SEL टू परफॉर्म द फॉलोइंग। डेटा एनालिटिक्स का हम यूज करेंगे फॉलोइंग मैटर्स के लिए। चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन ईदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्ट। कहीं पर भी अगर हमें जो डेटा यूज करना है उसकी कंप्लीटनेस चेक करनी है, पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस चेक करनी है, तो हम डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सैंपलिंग करने के लिए भी हम डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। सैंपलिंग का पूरा ही हमने ऐसे चैप्टर 7 कवर अप किया है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग वगैरह हमने देखा था। राइट, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा, बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करना, फिर से ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना, राइट, ट्रांजैक्शंस के ऊपर से, तो वो डेटा एनालिटिक्स से पॉसिबल रहेगा। रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो भी डेटा है राइट, उसमें अगर कहीं पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो वो फिर से हम रिकैलकुलेट कर सकते हैं, वो डेप्रिसिएशन हो गया, बैंक इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो सारी चीजें। एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज एज रिक्वायर्ड अंडर एसेट एज रिक्वायर्ड बाय SA 240। SA 240 वो फ्रॉड रिलेटेड है, तो फ्रॉड में जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कुछ अलग लग रही है जर्नल एंट्रीज, तो उसे एनालाइज करना चाहिए, राइट, तो वो डेटा एनालिटिक्स हमें हेल्प करेगा। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने में। इवेल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कंट्रोल की कोई डेफिशिएंसीज है तो उसकी इंपैक्ट क्या होगी, उसे इवेल्युएट करने में भी डेटा एनालिटिक्स हेल्पफुल होगा। राइट, ये पॉइंट्स है, ये 2 बार पूछे गए हैं, रिसेंटली May 23 में भी पूछा है, तो ये इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि November 23 में ये फिर से रिपीट करने के चांसेस बहुत कम है। राइट, तो इसे आप सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हैं। There are several steps that should be followed to achieve success with cards and any of the supporting tools. A suggested approach to benefit from the use of cards is given in the illustration below. हम किस तरह से cards को use कर सकते हैं वो समझाया हुआ है। Understand business environment including IT. सबसे पहले business environment और IT को समझना रहेगा। Then define objectives and criteria. Criteria और objectives क्या है? Identify
सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, जो भी डेटा वगैरह है उनका सोर्स और फॉर्मेट क्या है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, डाउनलोड वगैरह करेंगे। वेरीफाई द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा, जो भी डेटा है उस वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या। अप्लाई क्राइटेरिया ऑन डेटा ऑब्टेन्ड, जो हमारा क्राइटेरिया फॉर्मूलाज वगैरह है वो हम अप्लाई करेंगे। वैलिडेट एंड कंफर्म रिजल्ट्स, उसमें से जो रिजल्ट्स मिला उसे वैलिडेट और कंफर्म करेंगे। एंड देन रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, उसके ऊपर से हम अपना रिपोर्ट बनाएंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे ये सारी चीज। सिंपल। चलिए, assess and report audit findings. At the conclusion of each audit, it is possible that there will be certain findings or exceptions in IT environment and IT controls of the company that need to be assessed, that reported to relevant stakeholders, including management and TCWG, with the board of directors audit committee. Right? वो सारी चीजें ऐसे 260 के हिसाब से, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम TCWG मैनेजमेंट को कंसिडर करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, बट वो क्या चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। सम पॉइंट्स टू कंसिडर आर एज फॉलो। आर देयर एनी वीकनेस इन आईटी कंट्रोल्स, क्या उसके लिए हमें पॉइंट्स क्या कंसिडर करने रहेंगे, क्या आईटी कंट्रोल्स में कोई भी वीकनेसेस है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस वीकनेसेस ऑन ओवरऑल ऑडिट, जो भी वीकनेसेस है उनकी इंपैक्ट क्या होगी पूरे ही ऑडिट में। रिपोर्ट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर। इंटरनल कंट्रोल मेमो देंगे कि ये कंट्रोल खराब है, बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम इंटरनल कंट्रोल मेमो या मैनेजमेंट लेटर देंगे उनको, मैनेजमेंट को डेफिशिएंसीज बताएंगे। कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू TCWG, उसमें से जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है वो हम TCWG को भी कम्युनिकेट करेंगे। राइट, ये जो पार्ट है वो भी 2 बार पूछा गया है। राइट, चलिए। The auditor needs to assess each findings or exception to determine impact on the audit and evaluate if the exception results in a deficiency in internal control. अगर कोई भी डेफिशिएंसी या फिर एक्सेप्शन मिलता है तो हम क्या करेंगे, वो नीचे प्रोसेस दी गई है वो समझते हैं। Does the finding or exception result in control deficiency? जो भी हमें फाइंडिंग या एक्सेप्शन मिला है क्या वो डेफिशिएंसी, कंट्रोल डेफिशिएंसी कहलाया जाएगा। इफ नो, राइट, तो हमें डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट थ्रू आउट प्रोसेस इन ऑडिट फाइल एंड कंक्लूड करना है। तो हमें बस वो सिर्फ वो जो भी चीजें हमें मिली है उसे असेस करेंगे और हम वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और कंक्लूजन पर आ जाएंगे। इफ यस, अगर वो जो भी फाइंडिंग या एक्सेप्शन है वो डेफिशिएंसी, कंट्रोल डेफिशिएंसी है, तो रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, तो हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होगा। देन इवैल्यूएट लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिशिएंसी, वो क्या लाइक्लीहुड, चांसेस कितने हैं वो अकर होने के, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डेफिशिएंसी का, वो हम देखेंगे। इज इट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और मटेरियल वीकनेस, क्या वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस है। इफ यस, कम्युनिकेट इन राइटिंग टू TCWG, उससे हमें TCWG को रिपोर्ट करना रहेगा। असेस इंपैक्ट ऑन ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या उसकी इंपैक्ट रहेगी, क्या हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। इफ यस, तो वो देंगे और उस तरह से कंक्लूड करेंगे। इफ हमें इवेल्यूएट करना है लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिशिएंसी, अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस नहीं लग रही है। कैन वी टेस्ट कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स इफ एनी, क्या हम कोई भी कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स चेक कर पाएंगे। इफ यस, देन एडिशनल ऑडिट एविडेंस में भी रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेना है, उसे डॉक्यूमेंट करना रहेगा और कंक्लूड करेंगे। इफ नो, हम कोई भी कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स नहीं चेक कर पाएंगे, तो कैन वी ऑब्टेन एविडेंस ऑफ अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स, क्या और कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स है कि जिस वजह से वो डेफिशिएंसी नहीं होगी। इफ यस, देन एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और कंक्लूड करेंगे। इफ नो, इज देयर एन इंपैक्ट ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स और IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स, क्या उसकी इंपैक्ट IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स या फिर एप्लीकेशन या फिर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर होगी। इफ यस, तो उसके लिए एविडेंस लेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और कंक्लूड करेंगे। और अगर उसकी कोई इंपैक्ट नहीं है तो बस चलो डॉक्यूमेंट करो और कंक्लूड करो, इस तरह से वर्क करेंगे। A deficiency in internal control exists if control is designed, implemented or operated in such a way that it is unable to prevent or detect and correct misstatement in the financial statements on a timely basis, or the control is missing। या फिर कंट्रोल ही नहीं है, या फिर कंट्रोल है तो वो जो मिसस्टेटमेंट है उनको या प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कंट्रोल डेफिशिएंसी हो सकती है। वो डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। Evaluation and assessment of audit findings and control deficiencies involves applying professional judgment that includes consideration for quantitative and qualitative measures. Each finding should be looked at individually and in the aggregate by combining with other findings and deficiencies.
जो भी फाइंडिंग डेफिशिएंसीज कंट्रोल में लग रही है उसे हमें प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से देखना रहेगा कि कितने उसकी इंपैक्ट हो सकती है, राइट। इंडिविजुअली और एग्रीगेट करके भी देखेंगे उसकी इंपैक्ट क्या होगी। फिर एक इलस्ट्रेशन दिया है किस तरह से हम ऑडिट फाइंडिंग को रिपोर्ट करेंगे, ये आप एक बार देख सकते हैं, राइट। और फिर ग्लोसरीज और शॉर्टकट जो भी एब्रीवेशंस यूज की है वो सारी चीजें दी गई हैं, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 6 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, रिव्यू सजेशंस कुछ भी हो सकता है तो आप बता सकते हैं, एंड सब्सक्राइब चैनल, राइट। हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 5 कवर करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।